हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ The Earth's surface has a negative surface charge density of 10 raised to power minus 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ का सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अर्थ के सरफेस पे हमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी गिवन है विच इज़ ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, potential difference of 400 kilovolt between the top of atmosphere and surface results due to low conductivity of lower atmosphere in a current of only 1800 ampere over the entire globe। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर को ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाइक दिस। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, if there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time would be required to neutralize the earth surface। अर्थ सरफेस को देखो, अर्थ के सरफेस पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम हमें यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। साथ ही क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस। हमें पता है कि रियल में ये जो पॉसिबल नहीं है कि अर्थ का सरफेस यहाँ पे क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अबाउट 6.37 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अर्थ के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी गिवन है। इस फॉर्मूले से हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो हमारा चार्ज आएगा ये नेगेटिव चार्ज होगा। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एटमॉस्फेयर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, मान लो अर्थ के सरफेस पे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं -100 कूलम का चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पे +100 कूलम चार्ज प्रोवाइड कर दे तो अर्थ का सरफेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस पे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, उतना ही चार्ज एटमॉस्फेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा एंड देन वी हैव टू फाइंड द टाइम इन ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर यूनिट एरिया। एरिया ऑफ द अर्थ क्या होगा, इट इज 4 पाई RE स्क्वायर, वेयर RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। फ्रॉम दिस चार्ज बिकम्स सिग्मा इंटू 4 पाई RE स्क्वायर। क्लियर, this is the negative amount of charge present on the surface of earth। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं if QE amount of positive charge, if QE amount of positive charge fall on the surface of earth, fall on the surface of earth इन टाइम t, हम कितना टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल t, इन टाइम t, then it gets neutralized, then the surface of earth gets neutralized। क्लियर, तो यहाँ पे हम कितना चार्ज ले रहे हैं, QE। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू चार्ज अपॉन करंट।
चार्ज हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर ई स्क्वायर अपॉन आई. Now we have to put the values of all these terms to find the value of time t. सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 10 रेज टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 एज इट इज. पाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन करंट इज 1800 एम्पियर. करंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, इट इज 1800 एम्पियर. अब हम इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम t. सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर को सॉल्व करना. ठीक है, जब हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 इंटू 6.37. इट बिकम्स 40.58 into 10 raised to power 6 into 10 raised to power 6 becomes 10 raised to power 12 upon 1800. अब हम क्या करें, इस डेसिमल को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा. ठीक है, ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया. सिमिलरली हम इस डेसिमल को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 100 आ जाएगा. फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम पहले ही 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इधर हमारे पास क्या है 10 की पावर 12 एंड हेयर 10 रेज टू पावर -9. 12 माइनस 9 बिकम्स 10 रेज टू पावर 3. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 314 इंटू 4058 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 अपॉन 18 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 एंड 5 6. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 6. अब हम इसको फर्दर 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा एंड हेयर वी नो 157 2 जा इज 314. फर्दर ये डिविजिबल नहीं है, हम सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. इट बिकम्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2548424 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर -3. हम सिंपली इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे. आफ्टर डिवीजन द टाइम बिकम्स 283.1 सेकेंड. क्लियर, दिस इज द टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 minutes 43 seconds. क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 is 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? इस क्वेश्चन में हमें 6 cells given है whose EMF is 2 volt and internal resistance is 0.015 ohm. These all cells are connected in series combination with each other and further in 6 cells का combination connected है to the external resistance of 8.5 ohm. इस क्वेश्चन में फिर हमें कैलकुलेट करना है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज. ए पार्ट में हमें करंट को एंड टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो करंट के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. नेट ईएमएफ हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे, ये जो 6 सेल्स हमें गिवन है हर एक की ईएमएफ सेम है और ये सारे सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है. तो नेट ईएमएफ हमारी क्या बन जाएगी, एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा 6 सेल्स के कॉम्बिनेशन का जो सर्किट बनेगा उसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लेट कर लो कितनी आ रही है, एन आर प्लस this one external resistance because these are connected in series combination with each other.
क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, या फिर आप लिख सकते हो नेट ईएमएफ ऑफ cells, net EMF of the cells, it is equal to 6 into 2, which becomes equal to 12 volt. Now to find total internal resistance, total internal resistance of the cells, it is equal to 0.015 into 6, which becomes equal to 0.09 ohm. This is the total internal resistance of this combination. Then to find the value of current, we put the values in this formula. Ne is net EMF, which is equal to 12 volt upon total internal resistance of the circuit is 0.09 plus this external resistance, which is equal to 8.5. Now we simply add this, it becomes 12 upon 8.59. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल रिमूव करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 1200 अपॉन 859. जब हम 1200 को 859 से डिवाइड करेंगे, करंट बिकम्स 1.4 एम्पियर. क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट. नाउ टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज अवर ए टर्मिनल एंड दिस इज अवर नेट EMF of the cell and this is the net internal resistance. This is B terminal and it is connected to the external resistance of 8.5 ohm. Current is flowing in this direction like this. Now to find the terminal potential difference, terminal voltage, हम क्या करेंगे, ये वाला पाथ फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस. ये हमारे क्या है, दो टर्मिनल्स हैं. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इस पाथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R गिवन है जिसके थ्रू करंट I पास कर रहा है. टर्मिनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं. द पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल V बिकम्स इक्वल टू I इंटू R. करंट अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 8.5 ओम. It becomes equal to 11.9 volt. This is the answer of our terminal potential. Now the B part of the question is, a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट को कैलकुलेट करना है थ्रू दिस सेल. द EMF ऑफ द सेल इज 1.9 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 380 ओम. हम इस तरह से हमारा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द सेल हुज EMF इज 1.9 वोल्ट एंड it is its internal resistance. This is A terminal and this is B terminal. अब इस सेल में से मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब हम क्या करेंगे, सर्किट को शॉर्ट सर्किटेट कर देंगे, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. क्लियर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 380 ओम. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट? It is equal to EMF upon internal resistance R. It is 1.9 volt upon 380. इसको solve करेंगे, it becomes 19 upon 3800. It becomes 1 by 200 which is equal to 0.005 ampere, which is equal to 0.005 ampere. या फिर आप इसको लिख सकते हो, it is equal to 5 milliampere. Now this current is very small amount of current, 5 milliampere. It means it is equal to 5 into 10 raised to power minus 3 ampere. Is this current
Sufficient to drive the starting motor of a car? Answer is no. This current is not sufficient to drive the starting motor of a car. To start the motor of a car, approximately 100 ampere current is required every second. Clear? So in this question, we cannot drive the starting motor of a car. Next question number 16 is two wires of equal length. दोनों वायर्स की लेंथ इक्वल है, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर. यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर. हैव द सेम रेजिस्टेंस. दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस भी सेम है. रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर. विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर. हमें ये बताना है कि किस वायर का मास क्या होगा, लेस होगा. हेंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर द ओवरहेड पावर केबल्स. रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड वायर कॉपर वायर इज एज गिवन इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस हेयर. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी. रो इज द रेजिस्टिविटी. नाउ फॉर एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर. Similarly, the resistance of copper wire becomes equal to resistivity of copper wire into length of copper wire upon area of this copper wire. Clear? Next, हम क्या करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं. बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, विच मीन्स rho AL is equal to length of aluminium wire upon area of aluminium wire is equal to resistivity of copper wire into length of copper wire upon area of copper wire. लेंथ दोनों की इक्वल्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी. नाउ area of copper wire upon area of aluminium wire becomes equal to resistivity of copper wire upon resistivity of aluminium wire. Now we put the values of these resistivities. हमें क्वेश्चन में ये गिवन है area of copper wire upon area of aluminium wire becomes equal to resistivity of copper wire is 1.72 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Resistivity of aluminium wire is 2.63 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर. 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास एरिया की रेशियो आ रही है एरिया ऑफ कॉपर वायर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर. इट इज इक्वल टू 1.72 अपॉन 2.63. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ दीज टू वायर्स. वी कैन राइट मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर. मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर किसके इक्वल होगा? रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर इनटू इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इनटू लेंथ. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू लेंथ. यहाँ पे लेंथ किसकी लेंगे हम? एल्यूमिनियम वायर की लेंगे. सिमिलरली फॉर द मास ऑफ कॉपर वायर, again the formula becomes it is equal to product of resistivity of copper wire into its volume. Volume of copper wire is area of copper wire into length of copper wire. Now the ratio of these two wires is mass of copper wire upon mass of aluminium wire. It is equal to resistivity of copper wire upon resistivity of aluminium wire into volume of copper wire upon volume of aluminium wire, like this. Lengths are equal, so these cancel. Next, the ratio, एरिया की रेशियो हमने कैलकुलेट की हुई है. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. मास ऑफ कॉपर वायर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर हमें गिवन है 1.72
upon resistivity of aluminium wire is 2.60 into density of copper wire is 8.9 upon density of aluminium wire is 2.7. Now we have to solve this. First we have to remove the decimals. It becomes equal to 172 into 89 upon 263 into 27. It becomes equal to 15308 upon 7101. On dividing we get the answer which is equal to 2.16, which means mass of copper wire upon mass of aluminium wire is equal to 2.16. Mass of copper wire is 2.16 times the mass of aluminium wire. It means if we have given two wires, one of copper and one of aluminium, which have same length and same resistance, copper wire is heavier than the aluminium wire. क्लियर? कितने टाइम्स हैवियर है कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर के कंपैरेटिवली? 2.16 टाइम्स. This is the reason why we use aluminium wires for the overhead power cables. Because if we use copper wire, their mass is more, so we can have to suffer from the weight breakdown. To avoid this weight breakdown, we use aluminium wire instead of copper wires for overhead power cables. और you can say that अगर हम copper wire को overhead cable के purpose के लिए use करेंगे, then heavy cable may sag down due to its own weight. Clear? This is question number 16. Question number 17 is, what conclusion can you draw from the following observations on a resistor made of alloy manganese? मैंगनीन के लिए हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यूज गिवन है लाइक दिस. हमने क्या किया, यहाँ पे V बाय आई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक केस में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19.7 इन ईच केस. वी कैन राइट इट हेयर दैट द रेशियो ऑफ V and I for manganese is almost constant, that is equal to 19.7 ohm. It means the ratio of V and I for manganese, or we can say that the resistance of manganese is almost constant for each value of the current and temperature. It means manganese is following. It means manganese is obeying Ohm's law to a very high accuracy, and the value of temperature coefficient of resistance of manganese is almost zero. That is, resistance of manganese is independent of temperature. Clear? This is question number 17. Question number 18 is, answer the following questions. A part, a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor?
पहली क्वांटिटी है करंट। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेटेलिक कंडक्टर गिवन है लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे B इज ग्रेटर देन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ B इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A like this. Now we have to tell whether these quantities remain constant or not. पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, करंट। करंट we know that it is equal to charge per unit time. According to the property of charge, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जितना चार्ज यहाँ पे A से एंटर करेगा उतना ही चार्ज B से बाहर आएगा, ठीक है। इट मीन्स चार्ज कांस्टेंट है तो करंट भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू दिस कंडक्टर। नाउ द सेकेंड क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल J। इट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। आप देख सकते हो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया हमारा ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, तो करंट डेंसिटी लेस होगी। इट मीन्स करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। एरिया अगर वेरी करेगा तो करंट डेंसिटी की वैल्यू भी वेरी करेगी। This is the second quantity. Now the third quantity is electric field and fourth is drift speed. Electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी थ्योरी वाले लेक्चर्स में, दैट इज इक्वल टू रो इनटू जे। It means electric field is directly proportional to current density. अगर current density वेरी करेगी तो electric field भी वेरी करेगी। It means electric field also not remains constant. Now fourth is drift speed. Fourth quantity is drift speed. We know that from the equation of continuity, drift speed या speed is inversely proportional to area. यहाँ पे एरिया लेस है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ग्रेटर होगी। एरिया यहाँ पे लार्ज है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया। अगर एरिया वेरी करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई टाउ बाय एम। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करेगी। क्लियर? दिस इज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give examples of elements which do not obey Ohm's law. As we know that according to Ohm's law, potential difference is directly proportional to current. जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, आर। आर इज द रेजिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें आर कांस्टेंट नहीं होता, आर की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, नॉन ओहमिक डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में, ठीक है। सेकंड बुक में सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम इन्हें बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जांपल्स क्या है नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, दैट आर सेमीकंडक्टर्स, या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, दे ऑल्सो नॉट ओबे ओम्स लॉ, वैक्यूम ट्यूब्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। Next, the C part of the question is a low voltage supply from which one needs high current must have very low internal resistance. Why? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मान लो हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, whose EMF is E
and its internal resistance is smaller. Now to derive the maximum current from this cell, हम क्या करेंगे, इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे लाइक दिस इज ए टर्मिनल एंड दिस इज बी टर्मिनल विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. In this case, the maximum value of current is equal to EMF upon internal resistance of the cell, that is R. आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लेस लेना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट. अगर हमें हाई करंट चाहिए देन वी मस्ट हैव रिक्वायर अ वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस. Next, the D part of the question is, a high tension supply of say 6 kilovolt must have a very high internal resistance. Why? कंसिडर कर लो कि हमारे पास क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन सप्लाई है लाइक दिस विच इज़ अप्रोक्सीमेटली अबाउट 6000 वोल्ट. इन दिस केस अगर मान लो एक्सीडेंटली हमारा सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी तो करंट बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा, जिसके कारण हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं a high tension supply must have a very high internal resistance, because if accidentally the circuit is shorted, current drawn will exceed safety limit and will cause damage to the circuit. So to avoid this situation, with a high tension supply we must use a very high internal resistance. B part is alloys lower or higher टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एलॉयज यूजुअली हैव लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स, बिकॉज जब हम मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जो डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी की ऑन टेम्परेचर वो क्या हो जाती है, ओवरऑल डिक्रीज कर जाती है. हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हुई हैं. मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन एलॉयज आर यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज बिकॉज दे हैव वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट. क्लियर, इससे पहले हमने क्वेश्चन 17 में भी सॉल्व किया था. मैंगनीन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. So we can say that alloys usually have much lower temperature coefficient of resistance than pure metals. Next, C part of the question is, the resistivity of alloy manganese is nearly independent of और इंक्रीज रैपिडली. हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, नियरली इंडिपेंडेंट और इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो ये अभी हमने बी पार्ट में भी डिस्कस किया था. द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. Now the D part is, the resistivity of a typical insulator, example amber, is greater than that of a metal by the factor of the order of. यहाँ पे resistivity का टेबल हमारी बुक में भी गिवन है. जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लार्ज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज़ 10⁻22 then pure metals. Next, question number 20 and 21 are based on the combination of resistances. तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम हमारी उसी वीडियो में कवर करेंगे. अब हम करें क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज अ पोटेंशियोमीटर विद द सेल ऑफ 2 वोल्ट. यहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर गिवन है whose cell is driving cell is of 2 volt and internal resistance is 0.4 ohm, maintaining a potential drop
अक्रॉस द रेजिस्टर वायर ए बी। ये सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट। यहाँ पे हमें एक सेल गिवन है हुज ईएमएफ इज 1.02 वोल्ट for very moderate currents up to a few milliampere gives balance point at 67.3 centimeter length of wire। यहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। बैलेंस पॉइंट कब मिलेगा, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये लेंथ हमें कितनी गिवन है, इट इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर। To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल के साथ हाई रेजिस्टेंस कंबाइंड है इन सीरीज विच इज ऑफ 600 किलो ओम। नेक्स्ट, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। शॉर्टेड क्लोज टू बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, अब आप इसको ध्यान से समझो। शॉर्टेड का मतलब क्या होता है, शॉर्टेड का मतलब होता है, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। शॉर्टेड का मतलब होता है हमें हाई रेजिस्टेंस गिवन है उसके पैरेलल में एक वायर अटैच कर देते हैं सो दैट जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा, मतलब जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस टाइम ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है जिसके कारण करंट बहुत लेस पास हो रहा होगा। तो हम ऑलमोस्ट जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो पे ही होगी। हम अभी श्योर नहीं है कि ये जो यहाँ पे पॉइंट आया ये हमारा वेदर नल पॉइंट है या नहीं है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि ये हमारा नल पॉइंट है, हम क्या करते हैं, हमारे सर्किट को शॉर्टेड कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा, चेक करने के लिए कि वेदर ये हमारा नल पॉइंट है भी या नहीं है, हम क्या करेंगे, जो ये हाई रेजिस्टेंस गिवन है इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसके पैरेलल में ये वायर आ जाएगी जिसके कारण क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी और इसमें से गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर उस केस में डिफ्लेक्शन शो करे तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमारा नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हुआ है। हम दोबारा से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके बैलेंस पॉइंट को फाइंड करेंगे। अगेन हम इस वायर को कंबाइन कर देंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर अगेन जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, इस वायर को कनेक्ट करने के बाद भी अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा नल पॉइंट ऑब्टेन हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हम सर्किट को शॉर्टेड क्यों करते हैं, टू एंश्योर दी नल पॉइंट। क्लियर। तो आप अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब भी हमें हाई रेजिस्टेंस गिवन होती है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो वहाँ पे हम हमारे सर्किट को शॉर्टेड क्यों करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करें। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई। फिर हम क्या करेंगे, जो ये सेल गिवन है इसको रिप्लेस कर देंगे बाय अनदर सेल हुज ईएमएफ इज ई and balance point found similarly turns out to be at 82.3 centimeter length of the wire। बैलेंस पॉइंट क्या है, फिर चेंज हो जाएगा। कितनी लेंथ पे हमें गिवन है, इट इज़ अबाउट 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई। यहाँ पे हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको ध्यान होगा पोटेंशियोमीटर की हमने एप्लीकेशन की थी विच इज़ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम वो वाली एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज़ करके अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस हमने सेल कंबाइन किया था हुज ईएमएफ इज़ 1.02 वोल्ट।
इस केस में हमारा नल पॉइंट आ रहा था, बैलेंस पॉइंट आ रहा था एट अ लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में गिवन था 67.3 सेंटीमीटर। तो L1 को हम क्या ले रहे हैं 67.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, इस सेल की जगह दूसरा सेल रिप्लेस कर दिया हुज EMF इज E। ये EMF हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसे लिख लें E2 इज इक्वल टू E, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में विच इज 82.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे पोटेंशियोमीटर की, दैट इज E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस E2 विच इज इक्वल टू E1 इंटू L2 अपॉन L1। E1 is 1.02 volt, L2 is 82.3 centimeter and L1 is 67.3 सेंटीमीटर। हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी E2 आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 1.247 वोल्ट। दिस इज द EMF ऑफ द सेकेंड सेल। क्लियर? B part is what purpose does high resistance of 600 किलो ओम हैव। अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमने हाई रेजिस्टेंस कंबाइन किया हुआ है विच इज ऑफ 600 किलो ओम। सिंपली जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस को हम क्यों कनेक्ट करते हैं, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, टू कंट्रोल द amount of current passing through the galvanometer so that the galvanometer does not get damaged। ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए उसके साथ सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। C part is बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। इस हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सिंपली इसका फंक्शन क्या है, इट इज कनेक्टेड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। बैलेंस पॉइंट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर सेल कौन सा होता है। ये वाला सेल, जो ये वाला सेल होता है इसको हम प्राइमरी सेल भी बोलते हैं और ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और जो ये वाला सेकेंड सेल होता है ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ड्राइवर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम चेंज करें तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज यस, बैलेंसिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, देखो पोटेंशियोमीटर के केस में EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू K इंटू L, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एंड L, L क्या होता है, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होती है। L यहाँ पे क्या होती है, इट इज द बैलेंसिंग लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, ये वाली वायर हम कंसीडर करेंगे AB अपॉन लेंथ। ठीक है, कैपिटल L क्या रिप्रेजेंट करिए, लेंथ ऑफ दिस वायर AB। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में डिस्कस किया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। नाउ जब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस टाइम ध्यान से समझो, लेट कर लो ये पॉइंट हमारा क्या है C। गैल्वेनोमीटर C पॉइंट के अलोंग जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये हमारे पास AC लेंथ है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, EMF ऑफ दिस सेल। क्लियर? जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे C पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू EMF ऑफ दिस सेल। नाउ अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम ड्राइवर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज करें तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
तो लेट कर लो, जो ये सेल है, ड्राइविंग सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है आर। हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इस टाइम पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशन, जब वी ए बी इंक्रीज करेगा तो के पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इन दिस केस एल तो कांस्टेंट है, ठीक है। वी ए बी जब इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। फ्रॉम दिस रिलेशन, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट अभी हमने कहा कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम वेरी नहीं करवा सकते, ठीक है। ईएमएफ को हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं करवा सकते बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। फिर इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे के इंक्रीज करेगा तो एल क्या कर जाएगा, इस केस में डिक्रीज कर जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। इस साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट और लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, वी ए बी इस केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वी ए बी डिक्रीज करेगा तो के पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज करेगा। हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के इंटू एल। ईएमएफ को हमें कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू को चेंज नहीं करवाना है, इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब के डिक्रीज करेगा तो एल इस केस में क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस, बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय चेंजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। नेक्स्ट E part is, would the method work in above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt। देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम, जो ये हमारा ड्राइवर सेल है, इसकी EMF को डिक्रीज कर दें, 1 वोल्ट ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या अब ये जो मेथड है, ये बैलेंसिंग पॉइंट को ऑब्टेन करने का मेथड है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, क्या ये यहाँ पे वर्क करेगा। देखो जो हमारा ये वाला सेल है, इसकी ईएमएफ हम कितनी ले रहे हैं, 1.02 वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ड्राइवर सेल की ईएमएफ सेकेंडरी सेल की ईएमएफ से लेस हो जाए तो क्या उस टाइम पे पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। आंसर इज नो। इसका आंसर क्या होगा, ई पार्ट का आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ई पार्ट का आंसर क्या होगा, नो, द पोटेंशियोमीटर डजंट वर्क if EMF of driver cell is less than the EMF of secondary cell। रीज़न क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम हमें 1 वोल्ट का ही मिलेगा। बट यहाँ से इस सेल के कारण यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 1.02 वोल्ट होना चाहिए था। तो इस वायर पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमें 1.02 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वायर पे कहीं भी हमारा बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, नो, द बैलेंसिंग पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड इफ EMF ऑफ ड्राइवर सेल इज लेस देन द EMF ऑफ सेकेंडरी सेल। तो यहाँ से कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी बनता है कि पोटेंशियोमीटर हमारा कब प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगा, जब ड्राइवर सेल की EMF सेकेंडरी सेल की EMF से ज़्यादा होगी, ठीक है। कई बार एक्सपेरिमेंट करते टाइम मिस्टेक हो जाती है हमसे। जिस टाइम क्या होता है, ये ड्राइवर सेल की EMF अगर सेकेंडरी सेल की EMF से लेस हो तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कहीं भी इस वायर पे ऑब्टेन नहीं होता। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट F पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, would the circuit work well for determining an extremely small EMF
say of the order of few millivolt such as the typical EMF of a thermocouple, if not how will you modify the circuit। देखो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल EMF हो मिली वोल्ट में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं मिली वोल्ट में EMF यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उस केस में हम बैलेंसिंग लेंथ को बहुत अच्छे से डिटरमिन कर पाएंगे? आंसर इज नो। ठीक है, उस केस में हम बैलेंसिंग लेंथ को अच्छे से डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देखो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल मिली वोल्ट में ईएमएफ अप्लाई किया, तो बैलेंसिंग लेंथ जो हमारी आएगी, जो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा आएगा वो ए पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा कि उस लेंथ को हम स्केल की हेल्प से बहुत इजीली मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे सर्किट को किस तरह से मॉडिफाई करें कि बैलेंसिंग लेंथ को हम अच्छे से डिटरमिन कर पाएँ। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये ड्राइविंग सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है, हम क्या करेंगे इस ड्राइविंग सेल के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, VAB क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या कर जाएगा, यहाँ पे इस वायर के अक्रॉस डिक्रीज कर जाएगा। हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जब VAB डिक्रीज कर रहा है तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इस केस में डिक्रीज करेगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाला पार्ट किया था, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। EMF का फॉर्मूला हमारे पास होता है K इंटू L, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L इज द बैलेंसिंग लेंथ। जब K डिक्रीज होगा EMF तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जब K डिक्रीज होगा तो L यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ क्या कर जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फिर हम उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस। इस क्वेश्चन में हमें 2 रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन कर रहा है, फर्स्ट इज R एंड सेकेंड इज X। द बैलेंस पॉइंट विद द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम, इज फाउंड टू बी 58.3 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ इसकी हम L1 कंसीडर कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 58.3 सेंटीमीटर, वाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस X हमें गिवन नहीं है। ठीक है, इस 68.5 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ X के केस में हम L2 कंसीडर कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 68.5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ X, हमें यहाँ पे X कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, जब हम K1 को क्लोज करेंगे, जब हम K1 को क्लोज करेंगे तो R सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा, उस टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप हमारा हो जाएगा, लेट कर लो करंट पोटेंशियोमीटर में कितना फ्लो कर रहा है I। ठीक है, करंट को हम कंसीडर कर रहे हैं I। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, आप यहाँ पे पॉइंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, व्हेन की K1 इज क्लोज्ड देन potential drop across R किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू IR, इट इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल टू यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इट इज इक्वल टू KL1। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि K2 को क्लोज करेंगे, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड उस टाइम सर्किट में X आ जाएगा, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X इज इक्वल टू I इंटू X विच इज इक्वल टू KL2 यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग 2 by 1, dividing 2 by 1 it becomes equal to IX upon
आई आर इज इक्वल टू के एल टू बाई के एल वन। के से के कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। हमें x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, L2 बाई L1 इंटू आर। L2 हमें गिवन है 68.5 सेंटीमीटर, L1 हमें गिवन है 58.3 सेंटीमीटर इंटू आर। कैपिटल आर हमें गिवन है 10 ओम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 6850 upon 583. On solving it, the answer is 11.75 ohm. ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में हमसे एक और बात पूछ रहे हैं, what might you do if you failed to find a balance point with the given cell of EMF E? हमें यहाँ पे सेकेंडरी सेल गिवन है whose EMF is E। अगर हमारा इस वायर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। देखो, उस केस में ये सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम हमारी ड्राइवर सेल की ईएमएफ को चेक करेंगे। ठीक है, हमें पता है ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल। अगर हमारा ड्राइवर सेल कम ईएमएफ का है, तो हम वहाँ पे ग्रेटर ईएमएफ का सेल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड रीज़न हमारा क्या हो सकता है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ए बी के अक्रॉस ड्यू टू दिस ड्राइवर सेल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर VAB। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर AB is less than the potential drop across R और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X। तो इसको बेटे हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा डिफेक्ट आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज लेस देन द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ R एंड X। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज विद R एंड X, जिसके कारण क्या होगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हमारा AB का इंक्रीज कर जाएगा और इनका पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज कर जाएगा। तो सेकेंड काम हम क्या कर सकते हैं, we connect a suitable resistance in series with R and X। थर्ड काम हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला सेल है EMF, हम ऐसा सेल यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसकी EMF ड्राइवर सेल से लेस हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल should be replaced by cell of small EMF। ठीक है, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं अगर पोटेंशियोमीटर वायर पे हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. Balancing length L1 हमें कितना गिवन है, it is equal to 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter. Now the balancing length of the cell is 64.8 centimeter. ये कब है, जब हमने external resistance of 9.5 ohm को कनेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमें सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, दैट इज R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R, वेयर R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। L1 हमें गिवन है 76.3 सेंटीमीटर, L2 हमें गिवन है 64.8 सेंटीमीटर
upon L2. It is 64.8 into capital R. Capital R is 9.5 ohm. जब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 76.3 माइनस 64.8 इट इज इक्वल टू 11.5 अपॉन 64.8 इंटू 9.5. डेसिमल रिमूव करेंगे हम, इट बिकम्स 115 अपॉन 6480 इंटू 95. ये वाला डेसिमल हमने रिमूव कर दिया. अब इसको हम 5 के टेबल पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 23 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1296. 23 इंटू 95, 23 इंटू 95 क्या बन जाएगा 2185 अपॉन 1296. इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.68 ओम. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एडिशनल एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई. आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.